लाशें सिर्फ सिविलियंस की गिरती हैं। हजूम दीवार तोड़कर छावनी के अंदर दाखिल हो गया। इसके हाथ में डंडे, ईंटें और पत्थर थे। एक आध नौजवान के पास पिस्तौल और राइफल भी थी। वो छावनी की सड़कों पर दौड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सामने छावनी का राशन डिपो था। नौजवान डिपो में दाखिल हुए और उन्होंने आटे, दाल और चीनी के तोड़े लूटना शुरू कर दिए। वो घी के डब्बे और कनस्तर भी उठाकर दौड़ पड़े। फौजी जवान साइड पर खड़े होकर खामोशी से देख रहे थे। एक आध नौजवान ने इन पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन हजूम में मौजूद समझदार लोगों ने इनका हाथ रोक लिया। ये खेल आध घंटा तक जारी रहा। अचानक एक वायरलेस कॉल आई। फौजी जवान सीधे हुए और मेगाफोन पर वार्निंग दे दी। मुजाहिरीन चंद लम्हों के लिए रुके, लेकिन फिर दोबारा लूट मार में मसरूफ हो गए। नौजवानों ने इसके बाद हवाई फायरिंग शुरू कर दी। लोग हटके और इनमें से समझदार लोग फौरी तौर पर भागकर बाहर चले गए, लेकिन जज्बाती और ना तजर्बाकार अभी तक बाज ना आए। और फिर इसके बाद राइफलें सीधी हुई और 5 मिनट में छावनी मुकम्मल तौर पर खाली थी। हजूम घी के डब्बे और आटे, चीनी और दालों की बोरियां भी सड़कों पर फेंक कर भाग गए थे। और फिर 2 घंटे बाद वहां टूटे डंडों, बिखरी ईंटों और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। ये मंजर 19 जुलाई बन्नू का था। बन्नू में हजारों लोगों ने छावनी पर यलगार कर दी थी। सोशल मीडिया पर इस यलगार को इनकलाब का नाम दे दिया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई अवाम फौज के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। ये कोशिश 9 मई 2023 को भी की गई। पाकिस्तान के 200 दफाती मुकदमात पर हमला हुआ, खौफनाक तोड़फोड़ हुई और इससे ज्यादा खौफनाक सोशल मीडिया कमेंट्स की गई। लेकिन दोनों का क्या नतीजा निकला? बन्नू में 5 मिनट में छावनी खाली थी और 1 लाख लोग कहां चले गए थे किसी को कुछ नहीं समझ आई। जबकि 9 मई के बाद 11 मई आई और पूरा मुल्क खुला हुआ था और बकौल इमरान खान 10,000 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। इनमें से 90% माफीनामा लिखकर घर वापस आ गए थे, जबकि बाकी 15 माह से जेलों में हैं। और दुनिया भर की मीडिया कैंपेन, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तारीख, करारदाद और अदालतों के फैसलों के बावजूद इनके बाहर आने का कोई आसार नहीं। इमरान खान ने भी 8 फरवरी के इलेक्शन में मौजज़ाती कामयाबी हासिल की। ये 98% मुकदमात में रिहा भी हो गए और इन्हें मुकम्मल जमानतें भी मिल गई हैं। इनकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पार्लिमानी तस्लीम कर लिया और आइन में गुंजाइश पैदा करके पार्टी को वो सहूलतें भी दे दी जो इसने मांगी ही नहीं थी। मगर इसके बावजूद इमरान खान आज भी जेल में है और पार्टी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। बज़ाहिर दोनों के लिए रिलीफ का कोई चांस नहीं। ये हकाइक क्या बात साबित करते हैं? ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल तगड़ी होती है और ये अगर कोई चीज ठान ले तो फिर वो होकर रहता है, ख्वाह इसकी कीमत बांग्लादेश की शक्ल में ही क्यों ना अदा करनी पड़े। चुनाचा ये गलतफहमी है कि इमरान खान रियासत को उल्टा लेंगे या ये कि ये छावनी पर हमला करके इन पर काबिज हो जाएंगे। फौज का किसी भी सूरत कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको अगर यकीन ना आए तो आप शाम, लिबिया और इराक की मिसाल ले लें। इन तीनों मुल्कों में क्या क्या नहीं हुआ। मुल्क मिट्टी का ढेर बन गए, लाखों लोग मर गए, लेकिन क्या किसी छावनी पर कब्जा हुआ, किसी जनरल का ट्रायल हुआ और ना ही किसी आर्मी चीफ को सजा हुई। मुझे शाम, इराक और लिबिया में जाने का इत्तेफाक हो चुका है। आप यकीन करें, खाना जंगी के दौरान भी छावनियां महफूज थी। शहरों के अंदर हजारों सिविलियंस की लाशें पड़ी थी, मगर छावनी के अंदर मुकम्मल अमन था। लिहाजा आप ये याद रखें कि हम जिस इनकलाब को अवामी समझते हैं, इसमें सिर्फ सिविलियंस मरते हैं, फौजें महफूज रहती हैं। आप गाजा की भी मिसाल ले लें, वहां लाख लोग मर चुके हैं, पूरे इलाके में कोई इमारत महफूज नहीं, मगर हमास के फौजी इस आलम में भी महफूज हैं। इनकी बिजली बंद हुई, अस्पताल तबाह हुए और ना असला डिपो पर कब्जा हुआ। क्यों? क्योंकि फौजें सरकारी हों या गैर सरकारी, ये अपनी हिफाजत करना जानती हैं। इनकी पहली ट्रेनिंग ही अपने आप को महफूज रखना होता है। लिहाजा ये खौफनाक तरीन हालात में भी अपने आप को बचा लेते हैं। आप 1971 की मिसाल भी ले लीजिए। पाकिस्तान टूट गया और हमारे 90,000 फौजी भारत के कब्जे में चले गए, लेकिन आखिर में सरेंडर करने वाला जनरल नियाजी भी वापस आया, इसे तमाम मराद भी मिली और वो आज भी लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी कहलाता है। 90,000 फौजी भी जिंदा सलामत भारत से वापस आए, सर्विस ज्वाइन की और मुकम्मल फौजी करियर और प्रमोशंस के साथ रिटायर हुए। जबकि मशरकी पाकिस्तान में हजारों सिविलियंस एक दूसरे से लड़ लड़कर मर गए। बांग्लादेश में आज भी इनकी इज्तिमाई कब्रें और यादगारें महफूज हैं। चुनाचा फिर इस इनकलाब का नुकसान किसको हुआ, फौज या सिविलियंस को? हमारी आज की सूरत हाल भी इससे मिलती जुलती है। ये याद रखें, हमारा इशू लोकल नहीं है, बैनुल अक़वामी है। इमरान खान की शक्ल में मगरबी दुनिया और भारत को एक ऐसा शख्स मिल गया है जो दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर को दिनों में मिट्टी का ढेर बना सकता है, जिसके जरिए ये इस मुल्क को 3-4 टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। चुनाचा ये मुल्क सूरत हाल का जी भर कर फायदा उठा रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान चीन और अमेरिका का जंगी मैदान है। ये दोनों हमारी लाशों पर अपने अपनी कामयाबी का झंडा लहराना चाहते हैं। और तीसरा, भारत के हाथ जंग के बगैर पाकिस्तान को तबाह करने का मौका आ चुका है और ये भी इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहा है।
जबकि अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनकलाब समझ रही है। हम इसे हकीकी आज़ादी समझ रहे हैं। असल हकीकत ये है कि हम हकीकी आज़ादी के बजाय मुकम्मल गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे बिजली के बिलों और दूध पर टैक्स का फैसला IMF कर रहा है। कल जब गलियों में लाशें पड़ी होंगी और पूरा मुल्क अंधेरों में डूबा होगा तो हम इस दिन भी 1 घंटा बिजली और 5 लीटर पेट्रोल के लिए दुनिया भर के तमाम मुतालबात मानेंगे। आप तस्लीम करें ना करें, मगर हम शाम, इराक और लिबिया बन चुके हैं। बस ऐलान बाकी है, बस इमरान खान का बाहर आना बाकी है और कराची से लेकर तूर खम बॉर्डर तक आग ही आग, डंडे ही डंडे और लाशें ही लाशें होंगी। और इस शिकस्त खून में अगर किसी का नुकसान नहीं होगा तो वो फौज होगी। फौज चुपचाप छावनियों में बैठ जाएगी और कोई इस तरफ रुख नहीं करेगा। अवाम एक दूसरे के साथ दस्त और गिरीबां होकर मुल्क तबाह कर देंगे और लाशें समेटने वाले लोग भी नहीं होंगे। हम तबाही के घड़े के अंदर बैठे हैं, लेकिन अफसोस किसी शख्स को इसका एहसास तक नहीं है। इस होलनाक सूरत हाल से सिर्फ 2 चीजें बचा सकती हैं। हम पार्लियामेंट और आइन को बाप मान लें, कौमी असम्बली में मौजूदा तमाम पार्टियां एक बार इकट्ठी बैठकर आइन पर दोबारा हल्फ ले लें और आइंदा आइन से बाहर निकलने का कोई भी हरकत ना करे। सुप्रीम कोर्ट भी आइन के ताबे हो जाए और अरकान असम्बली भी इमरान खान से मुज़ाकरात करें, मौजूदा सिस्टम के लिए वक्त लें, बेशक 2 साल का वक्त ले लें और 2026 में शफाफ इलेक्शन कराकर सिस्टम सीधा और साफ कर लें। सियासी मुकदमे ना बनाने का हल्फ भी ले लें। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में एक ही बार इजाफा कर दें और इसके बाद एक्सटेंशन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दें। ये फैसला कर लें, दुनिया में अगर तीसरी आलमी जंग भी हो जाए तो भी एक्सटेंशन नहीं होगी। वजीर आजम भी 2 मरतबा से ज्यादा वजीर आजम ना बन सके। पार्टियों के अंदर भी इस्तेलाह करें और इन्हें भी आइन का हिस्सा बनाएं। मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, मैंने तालीम भी मीडिया की हासिल की थी और मैं इस प्रोफेशन का बेनिफिशियरी भी हूँ, लेकिन मैं दिल से समझता हूँ कि इस मीडिया और इस सोशल मीडिया के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। जब जस्टिस अतर मनुल्लाह न्यूयॉर्क में खड़े होकर एतराफ़ करते हैं जज़ाक टेलीविजन चैनल की वजह से 9 अप्रैल 2022 की रात 12 बजे अदालत खुलने पर मजबूर हो गए थे, तो फिर पीछे क्या बच जाता है? हमारे मुल्क में अदालतें तक मीडिया से मुतासर होती हैं, ये रात 12 बजे लग जाती हैं। चुनाचा मीडिया की रिफॉर्म्स भी जरूरी हैं। और आखिरी मशवरा, मुल्क की 1% एलीड सिर्फ 5 साल के लिए अपना इंटरेस्ट कुर्बान कर दे, IPP's कैपेसिटी चार्जेस माफ कर दे, सरमायाकार पूरा टैक्स दें और प्रेशर ग्रुप सड़कें बंद ना करने का ऐलान कर दें तो हम बच जाएंगे, वगरना अल्लाह माफ करे हम बमुश्किल 1 साल गुजार सकेंगे। जिस दिन फौज ने बैरक्स में वापस जाने और मुल्क को अल्लाह के हवाले करने का ऐलान कर दिया, इस दिन लोग एक दूसरे को चीर फाड़ कर रख देंगे। PTI के लोग नून लीग पर हमला कर देंगे और फिरका परस्त एक दूसरे की मस्जिदों में जमात खानों पर कब्जा कर लेंगे और इसके बाद हम चंद दिनों में शाम, इराक और लिबिया होंगे। और इसमें नुकसान किसको होगा? सिर्फ और सिर्फ अवाम का होगा, क्योंकि तारीख बताती है खाना जंगियों में लाशें सिर्फ सिविलियंस की गिरती हैं, फौजों को कोई नुकसान नहीं होता। सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी फौज अपनी जगह बरकरार रहती है।